नमस्कार साथियों, मैं अनुराग आप सबका स्वागत करता हूँ। बौद्धिक जुगाली की एक नई श्रृंखला बौद्धिक जुगाली की चर्चा परिचर्चा पे हम इस बौद्धिक जुगाली के दौरान या फिर इसके अंतर्गत किसी एक टॉपिक को लेके उससे संबंधित जितने भी डायमेंशंस बन सकते हैं सबके बारे में देखने का कोशिश करेंगे। तो इसी श्रृंखला में हम आज से शुरुआत कर रहे हैं और पहला टॉपिक हमने लिया है आज इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करें, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं इसके थोड़ी सी इतिहास के बारे में कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है। तो इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के काल से। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के काल से 31 दिसंबर 2013 को कांग्रेस की गवर्नमेंट एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के लाती है। मतलब कंपनीज एक्ट जो 1956 का था, उसकी धारा 25 के तहत जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड थी वो कर सकती थी कि जितने भी कंपनियां उसमें रजिस्टर्ड हैं वो एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाएंगी और ट्रस्ट में पैसा डालेंगी। पैसा डालने के बाद जितना भी पैसा आता है उसका 95% पॉलिटिकल पार्टीज को जाएगा। ऐसा कांग्रेस के दौरान में नियम बना था। यह नियम 2017 के करीब तक चला। इस नियम में ये भी था, मतलब इस नियम में ये भी था कि अगर 20,000 से ऊपर का कोई वो दे रहा है चुनावी चंदा, तो वो चुनावी चंदा चुनाव आयोग की नज़र में होना चाहिए 20,000 से ऊपर का। जब 2017 में 2014 में भाजपा की सरकार आती है तो उस दौरान में पारदर्शिता और डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने के लिए, मतलब पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए कि जो भी पैसा जितना भी पैसा है उसको सबकी नज़रों में होना चाहिए, और डिजिटल करेंसी को बढ़ाने के लिए कि क्योंकि होता क्या था कि 70% के करीब पैसा जो भी था वो कैश के तौर पे दिया जाता था, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किसका है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, करप्शन से लिया गया पैसा है, इन सारी चीज़ों को मतलब पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन दिक्कत पता क्या हाँ आई कि जब इस बिल को हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, तत्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी लेके आते हैं, तो वो इसे धन बिल, मनी बिल के तौर पे लेके आते हैं। मनी बिल एक ऐसा बिल होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में 110 आर्टिकल के तहत आता है, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी बिल मनी बिल के तौर पे आता है तो उस बिल पे राज्यसभा पे ना ही बहस हो सकती है और ना ही संशोधन हो सकता है। अगर राज्यसभा में इस बारे में बहस हुई होती या फिर कोई भी मनी बिल के तौर पे ना आके साधारण विधेयक के तौर पे आता तो उसमें बहस हुई होती तो संभवतः ये बिल पास ना होता। तो जब ऐसा होता है तो लूप होल एक मतलब इसमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा मतलब पारदर्शी तरीके से उससे उसे नहीं किया, धन मनी बिल के तौर पे इसे लेके आए। दूसरी चीज़ कि जो पारदर्शिता वाली बात थी कि हम लोग पारदर्शिता लेके आएंगे, उसमें जो डोनर था, जो देने वाला डोनर था, डोनर का नाम कहीं से कहाँ तक एग्जैक्ट आ ही नहीं रहा था कि डोनर कौन है। मतलब ये प्राइवेसी के नाम पे कि हम लोग प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं, जो डोनर है अपनी इस नाम पे उन लोगों ने ऐसा कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने बिल के अंतर्गत ये प्रावधान डाल दिया कि आप उसका नाम नहीं जान सकते, जो भी डोनर है क्या है क्या नहीं। प्रावधान ये हो गया कि पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, वो इलेक्टोरल ट्रस्ट जो था, उसमें जो पैसे देने का प्रावधान था उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिप्लेस किया गया। रिप्लेस करने के बाद ये हुआ कि जब रिप्लेस होगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किसी एसबीआई की चुनिंदा शाखाओं से आप खरीद सकते हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को उसे दे सकते हैं। समय निर्धारित कर दिया गया था कि हर 3 महीने में शुरुआत के 10 दिन, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप वो खरीद के किसी भी उसको दे सकते हैं, और वो पार्टी जाके उसको उसी एसबीआई में मतलब उसको विड्रॉल करके पैसे ले सकती है। अगर वो नहीं ले पाती तो पीएम केयर फंड में वो पैसा 15 दिन में, अगर 15 दिन के अंदर वो पैसा नहीं विड्रॉल करती वहाँ से, तो पीएम केयर फंड में चला जाता। अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ तक तो सही था, मतलब सही तो नहीं था वो, लेकिन फिर एक आप लोगों ने संस्था के बारे में सुना होगा कि मतलब एक संस्था चलती है जिसको एडीआर बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को और चुनाव से रिलेटेड सारे कामों को निष्पक्ष बनाने के लिए काम करती है। तो इसने एक केस डाला, हालांकि चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पारदर्शिता ना आना एक अच्छा स्टैंड नहीं है सरकार का। तो चुनाव आयोग भी इसके खिलाफ था और ये भी एडीआर ने केस डाला। प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी कंपनी 7.5% से ज़्यादा प्रॉफिट अपना नहीं दे सकती, लेकिन उससे ज़्यादा भी चीज़ें चल रही थी। मतलब काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी थी जो लॉस मेकिंग थी, मतलब जिनको घाटा हो रहा था अपने बिजनेस के दौरान, लेकिन वो भी
राजनीतिक पार्टियों को चंदा दे रही थी। तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है। फिर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट दिया और इसे आर्टिकल 19 का वायलेशन बताया और फंडामेंटल राइट इससे में बीच हो रहा है हमारा आर्टिकल 19, जिसमें हम लोगों को पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ों को जानने का अधिकार है और ये भी जानने का अधिकार है कि सरकार को पैसा कहाँ से मिल रहा है, कौन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कितना मिल रहा है। क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जिस भी व्यक्ति से, जिस भी औद्योगिक घराने से पैसा लेती है, तो उसके प्रति सीधा सीधा ना कहें, लेकिन घुमा के या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉफिट देने की कोशिश करती होगी डेफिनेटली, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। तो पैसे की बात है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी जिससे चंदा लेगी, थोड़ा ना थोड़ा उसको फ़ायदा दिलाने की ज़रूर कोशिश करेगी। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया तो केंद्र सरकार की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि इसमें पारदर्शिता वाली बात आती है कि जो भी पार्टीज़ हैं, औद्योगिक घराने हैं, वो जिस पार्टी को देंगे उसके प्रतिपक्ष वाली पार्टी जब सत्ता में आएगी और उनको पता चलेगा कि इनने उनको दिया था, मतलब सपोज दैट ए पार्टी आज सत्ता में है और ए पार्टी को कोई एक्स औद्योगिक घराना पैसा दे रहा है, तो जब बी पार्टी सत्ता में आती है उसे पता चलता है कि एक्स ने ए को चंदा ज़्यादा दिया था, तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा केंद्र सरकार ने बोला था अपने उसमें, केंद्र सरकार के वकील ने ऐसा बोला। लेकिन होता क्या हुआ क्या कि जब आर्टिकल 19 की बात आ जाती है तो सिर्फ प्राइवेसी नहीं रहती, क्योंकि उसमें देश की डेमोक्रेसी की बात आ जाती है और देश की डेमोक्रेसी के लिए इतना तो मतलब आई थिंक कि अगर कोई व्यक्ति दे रहा है पैसा तो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को नहीं दे रहा होगा। और ये लेकिन वैलिड पॉइंट कुछ हद तक था कि प्राइवेसी वाली बात, कि जो चंदा दे रहा है उसके साथ जब वो सब राजनीतिक पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी तब हो सकता है गलत तरीके का व्यवहार हो सकता है। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लिया और SBI को सारे चंदों के बारे में, जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया, किसने खरीदा, कैसे खरीदा, और उसके बारे में सीरियल नंबर के साथ सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए बाध्यता रखी है और उसके बारे में सारी जानकारी पब्लिक फोरम पे लाने की बात हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पर्दे के पीछे हैं, वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगी। अब एक मुद्दा है कि ये तो समस्या हो गई, इसका समाधान क्या हो सकता है। बात समाधान की है तो इसका समाधान ये हो सकता है कि पहली चीज़ तो ये कर लें कि जितना भी चुनावी चंदा दिया जाता है वो कॉमर्शियल जितना भी चुनावी चंदा है उसको बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से। ये मैं नहीं, एक चुनाव आयुक्त है, पूर्व चुनाव आयुक्त है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि इसको बंद करके स्टेट फंडिंग करे इलेक्शन के लिए। और यूरोप के 70 कंट्रीज़ में, 70 देशों में ऐसा हो रहा है पहले से, तो ये नई बात नहीं है कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पहली बार, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र के मूल्य के लिए अगर हमें 10,000 करोड़ या 5 से 6,000 करोड़ रुपए 5 साल में देना पड़े तो वो बड़ी कीमत नहीं है। इसलिए बड़ी कीमत नहीं है कि इसमें कम से कम पारदर्शिता बनी रहेगी। पारदर्शिता बनी रहने के साथ साथ किसी भी कॉरपोरेट घराने को किसी तरीके का वो नहीं करना पड़ेगा। ये एक अच्छा स्टैंड हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों को स्टेट फंडिंग करे और उसके बाद इलेक्शन लड़के जो जीत के आए वो सत्ता में अपनी रहे। दूसरा इसका सलूशन हो सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया जाए और नेशनल इलेक्शन फंड बनाया जाए। उस इलेक्शन फंड में जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं वो उसमें पैसा दें और वो इलेक्शन वाला फंड फिर राजनीतिक पार्टियों को दिया जाए। वो अपना चुनाव लड़के जो भी चुनाव लड़के जो सत्ता में पार्टी आएगी वो ऐसे करे और किसी भी तरीके से राजनीतिक चंदा ना ले। ये दोनों इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं और ये समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया और प्रॉब्लम 2017 से जनरेट हो गई थी, जो कि इसे मनी बिल के तौर पे लाया गया था। राज्यसभा में इसका कोई बहस नहीं हुई। राज्यसभा के बारे में एक बार और बता दूं कि अगर कोई चीज़ की मनी बिल के तौर पे आती है राज्यसभा में तो उसके बारे में
ये है कि अगर 14 दिन से ज़्यादा दिन तक वो राज्यसभा में रहती है तो उसे स्वतः स्वतः पारित मान लिया जाता है। मतलब राज्यसभा उसे 14 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकती, और दूसरी चीज़, किसी भी तरीके से उसमें बहस और संशोधन नहीं कर सकती। कुछ हद तक ये गलत है। बाकी सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो वर्डिक्ट दिया उसे तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, कोई राजनीतिक पार्टी हो या कुछ हो। चूँकि आज भी किसी और पे भरोसा हो ना हो, लेकिन भारत की न्यायपालिका पे सबको भरोसा है कि वो उचित न्याय करेगी हमेशा। राधे राधे, शब्बा खैर, जय हिंद। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ।